सो वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन। हम तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन चैप्टर 17 देख रहे थे और चैप्टर 17 का फर्स्ट पार्ट हो चुका। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फ्री जोन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पुलिस तकर्रुरात में और दीगर स्टेट ऑफिसेस में क्या है सो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू नहीं होंगे। मतलब हैदराबाद एक फ्री जोन है। मतलब इसका मतलब ये था कि हैदराबाद में अब आंध्रा के लोग सरकारी मुलाजिमत के लिए आ सकते हैं। और आंध्रा के लोग वैसे भी चाह वही रहे थे, एक मौका था इनको तो लूटने का। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी साथ इनके जजमेंट इनके साथ मिल गया। तो इन हालात में जो एम्प्लॉयज यूनियन है, तेलंगाना की जो एम्प्लॉयज यूनियन थे, उन्होंने सिद्दीपेट में पूरे एम्प्लॉयज की एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी। तो वहां से हमको देखना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या हालत है और सिद्दीपेट का। तो ये जो मीटिंग का जो नाम था सिद्दीपेट उद्योगा गर्जना, यानी सिद्दीपेट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका गर्जना, जिसको अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो रोर जिसको कहा जाता है। ओके राइट। वहीं पे तेलंगाना केसीआर ऑनरेबल केसीआर साहब ने अपनी हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया था। तो देख लेते हैं क्या है इस सब चीज की तफसीलात। तो काफी इल्तिजा की थी और नुमाइंदगी की थी एम्प्लॉयज की यूनियंस ने। इन्हें पूरे एम्प्लॉयज के जो यूनियंस थे, जो तंजीमें थी और दीगर जो गैर सियासी जमातें थी और टीआरएस पार्टी, ये सब लोगों ने मिलकर सरकार से ये कहा था कि आप ये हैदराबाद जो फ्री जोन का मसला है उस पे आ, उसको हल करने की कोशिश करें। लेकिन सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ और इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया इनकी इल्तिजा को। किसकी? एम्प्लॉयज की इल्तिजा को। टीआरएस पार्टी की दीगर नॉन पॉलिटिकल यानी गैर सियासी जमातों की जो इल्तिजा थी, सरकार से इन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी, नुमाइंदगी की थी। अभी हैदराबाद फ्री जोन ये कुछ समझ में नहीं आया। काफी नुकसान होगा तेलंगाना के मुलाजिमीन को, यानी आगे जो तकर्रुरात होंगे उसमें। तो अब ये जो हालात पैदा हुए, इन्होंने एक सोच लिया था कि सरकार किसी किस्म का क्या रवैया और किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो डू और डाई सिचुएशन के हालात इनके लिए पैदा हो गए थे। तो एम्प्लॉयज ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी और इन हालात को कैसे तेलंगाना एजुकेशन पूरी मिलकर कैसे इन हालात का सामना करने के लिए पूरे एम्प्लॉयज यूनियन, टीचर्स यूनियन, क्योंकि हर आदमी को मसला था, हर यूनियन को, पुलिस यूनियन, पूरे जितने भी गजटेड ऑफिसर, नॉन गजटेड ऑफिसर, दीगर डिपार्टमेंट के पूरों ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना ली थी। अब वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो एम्प्लॉयज की यूनियन बनी थी, टीआरएस पार्टी ने उनको सपोर्ट किया और इन्हीं ये एम्प्लॉयज यूनियन ने मिलकर सिद्दीपेट में 21 अक्टूबर 2009 को हैदराबाद जो फ्री जोन का जो मसला था उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पूरे एम्प्लॉयज की मीटिंग वहां पे रखी थी। हजारों की तादाद में पूरे जो तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले जो सरकारी मुलाजिमीन थे वो सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए और बहुत बहुत बड़ा सक्सेस रहा, बहुत बड़ा कामयाब रहा। और दीगर जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, जो शायर लोग, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले और आर्टिस्ट लोग, दिगर दानिश्वर लोग, इन सब लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया। उसी वक्त बहुत मशहूर जो जो एक थे एक हिंदू समाज के जो बहुत स्वामी जो माने स्वामी अग्निवेश, इन्होंने भी इस मीटिंग में शिरकत की और अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद को इन्होंने अपने तौर पर क्या ऐसा इन्होंने सपोर्ट किया था। अब ये मीटिंग के अंदर ये मुतालबा किया गया कि दस्तूर में अमेंडमेंट करके, तब्दीली कर कर ये सिक्स जोन का जो हैदराबाद को सिक्स जोन में शामिल कर दिया जाना चाहिए, उसको फ्री जोन नहीं रखना चाहिए, वो भी एक डिमांड हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज यूनियन ने एक जो वहां से जो ऐलान किया था कि अगर हैदराबाद को फ्री जोन नहीं हटाया गया, ये सिक्स जोन में शामिल नहीं किया गया, तो ये पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, यानी आप किसी किस्म का सरकारी काम नहीं करेंगे। ओके। अगर पुलिस गन डाउन स्ट्राइक करेंगी तो ये सब चीजें होंगी, अगर पुलिस गन डाउन करेंगी हम पेन डाउन करेंगे, ये सब चलता रहा। अब केसीआर साहब उस मीटिंग में शिरकत करे थे। उन्होंने जिस अंदाज में, जिस बोलने के अंदाज के लिए जो केसीआर साहब जाने जाते हैं, तो उन्होंने जब काफी इमोशनल अंदाज में, जज्बाती अंदाज में इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना वाले जागो, आंध्रा वाले भागो, इस अंदाज में उन्होंने अपनी जो बयान था वहां पे दर्ज किया, तो लोगों से मुखातिब किया। केसीआर साहब ने वहां पे एक और बात कही थी कि हम जद्दोजहद करते रहेंगे अलहदा तेलंगाना रियासत बने तक। ओके। अगर ये इस तरीके से अगर कामयाब नहीं हुए तो हम हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए भी तैयार है। अगर खामोशी से, अगर सीधे तरीके से अगर
बात नहीं चली तो हम हंगर स्ट्राइक पे भी जाने के लिए तैयार हैं। और मैं सिद्दीपेट में, उनके सिद्दीपेट खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी उस वक्त, एमएलए सिद्दीपेट के 2009 की बात है, महबूब नगर के एमपी थे सॉरी, लेकिन साबिका एमएलए थे सिद्दीपेट से। तो सिद्दीपेट के पास जो शहीदों का जो मुजस्सिमा है, मार्टी स्तूपा जिसको कहा जाता, वहां पे मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा, ऐसा केसीआर साहब ने उसी सिद्दीपेट की मीटिंग में, यानी वो सिद्दीपेट की मीटिंग कब हुई थी, डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, 21 अक्टूबर 2009। डेट को आप अच्छी तरीके से याद रखिए, यहाँ पर भी ये देखिए डेट मैं बताया था आपको, 21 अक्टूबर 2009। ओके, डेट पूछी जा सकती, क्यों? क्योंकि उसी मीटिंग के अंदर ऑनरेबल केसीआर साहब ने हंगर स्ट्राइक का कैसे ऐलान किया था। और वहां पे एक और नारा भी दिया था, वो क्या था? तेलंगाना वाले जागो, आंध्रा वाले भागो। सवाल पूछा जा सकता कि कहाँ पे ये नारा दिया गया, सो ओके। तो इडली सांबर गो बैग, उसके ऊपर इस पर सवाल पूछा गया था कि स्लोगन कहाँ पे निकला था। 1952 के मुल्की एजुटेशन में निकला था। खैर, हम गुज़िश्ता चैप्टर्स में वो सब चीजें पढ़ के आ चुके हैं। बहरहाल केसीआर साहब ने वहां पे ये कहा कि हम पूरा जद्दोजहद लगाएंगे अलहदा तेलंगाना रियासत को पाने के लिए। अगर पूर्ण तरीके से अगर बात चल गई ठीक है, नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक करने के लिए भी क्या है सो पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरी जो पैदाइशी सरजमीन है सिद्दीपेट, वहां पर जो माटी से, यानी शहीदों का जो मुजस्समा है, माटी स्तूपा है, वहां पे मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा और अपनी जान तेलंगाना के लिए कुर्बान कर दूंगा, ऐसा केसीआर साहब ने वहां से लोगों से उस सिद्दीपेट की जो एम्प्लॉयज की यूनियन की जो मीटिंग थी वहां पे उन्होंने, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, वो पब्लिक मीटिंग ही कह सकते हैं, तो वहां पे उन्होंने ये ऐलान किया था। तो एक बात उन्होंने ये कही कि हम पूरा अमृत तरीके से गांधीयन आइडियोलॉजी, यानी गांधीयन, गांधी जी के तरीकों पर कैसे हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, नॉन वायलेंस, किसी किस्म का तशद्दुद वहां पर नहीं करेंगे, खामोशी से हम हमारा प्रोटेस्ट कैसे हो हंगर स्ट्राइक करेंगे, ऐसा केसीआर साहब ने वहां पे कहा। और उन्होंने कहा, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक सवाल पूछा जा सकता, तेलंगाना के लोगों से उन्होंने कहा था कि आप तय कर लें क्योंकि मैं हंगर स्ट्राइक करने वाला हूँ, अलहदा तेलंगाना रियासत अगर सरकार अगर ऐलान कर दे तो ठीक है, वरना हो सकता है क्योंकि मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ। जिस तरीके से अलहदा मद्रास स्टेट में उस वक्त 1952 की बात है, दिसंबर की बात है, तो 1952 में पोटी श्रीरामुलु ने भी हंगर स्ट्राइक किया था आंध्र रियासत को पाने के लिए। और वहां पे उनकी 28 दिनों की जो हंगर स्ट्राइक उन्होंने की थी, उसके बाद उनकी वफात भी हो गई थी। तो इन्होंने यही कहा था यहाँ पे, केसर साहब ने भी यहाँ पे यही कहा था, तेलंगाना वाले डिसाइड कर लें, वो लोग तय कर लें, क्योंकि मैं हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। अगर मेरे हंगर स्ट्राइक की वजह से अगर तेलंगाना रियासत अनाउंस होगी तो हम जश्न मनाएंगे, जश्न का एक रैली निकालेंगे, नहीं तो फिर मेरा फ्यूनरल पोजीशन, यानी मेरा जनाजा निकलेगा, ऐसा केसीआर साहब ने वहां से कहा था। फ्यूनरल पोजीशन और विक्ट्री मार्च, दोनों में से कोई एक चीज आप तय कर लो, यानी अपना जो अटल जो फैसला था वो दिखा रहे थे कि मैं 100%, 100% मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा जब तक कि अलहदा तेलंगाना रियासत ना आ जाए। मैं एक दाना भी नहीं खाऊंगा, एक पानी का खतरा भी नहीं होगा, वो मतलब है। ओके, बराबर। जैसे ही केसीआर साहब ने अपनी हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दी तो तमाम, और क्या बोलते, उन्होंने धमकी भी दी थी अनाउंसमेंट ऑफ द हंगर स्ट्राइक बाय द केसीआर। और एम्प्लॉइज के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी धमकी दी थी, अगर अलहदा तेलंगाना रियासत के ऊपर इस मसले को हल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हंगर स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन सरकार, मरकजी हुकूमत और जो रियासती सरकार थी, उन्होंने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, हंगर स्ट्राइक की भी कोई परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि अब कोई इलेक्शन ही नहीं है, 5 साल तक तेलंगाना के लोगों से काम ही है, तो सेपरेट तेलंगाना के ऊपर क्या बात करना है। तो मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत बिल्कुल इन चीजों को, हंगर स्ट्राइक को भी इन्होंने, और एम्प्लॉयज की धमकियों को भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल अब टीआरएस में क्या है, केसीआर साहब ने हंगर स्ट्राइक को अनाउंस कर दिया था, तो अलहदा तेलंगाना रियासत की डिमांड को लेकर एक ही डिमांड था, क्या था? अलहदा तेलंगाना रियासत। लेकिन किसी सियासी जमात ने शुरुआत में केसीआर साहब को सपोर्ट नहीं किया था। इस हालात में, इस संजीदा हालात में भी केसीआर साथ के साथ जिन लोगों ने साथ दिया, और जो लोग खड़े होके आए हंगर स्ट्राइक के लिए केसीआर साहब के साथ, ऑनरेबल केसीआर साहब के साथ, वो थे एम्प्लॉयज यूनियन और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये लेक्चरर्स यूनियन है, ऐक्य वेदिका है, और आपके कल्चर जो प्रोग्राम्स करने वाले, उनके जो आर्टिस्ट यूनियन रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करने वाले, इन सब लोगों ने केसीआर साहब के साथ हंगर स्ट्राइक में साथ दिया और उनके साथ वहां पर खड़े हुए। अब इस तरीके से तमाम काफी अच्छा सपोर्ट मिला केसीआर साहब को, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ने तो नहीं, या सियासी जमातों ने तो
शुरू में तो नहीं दिया था। ओके, तो ये हालत चली। बहरहाल हंगर स्ट्राइक तो अनाउंस हो चुकी थी, तो अब ये हालत चल रहे थे। तो हंगर स्ट्राइक के लिए अब टीआरएस पार्टी ने अपने तरफ से कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया पूरे तेलंगाना में, और टीआरएस पार्टी ने कई मीटिंग्स किए, सेमिनार्स किए हंगर स्ट्राइक को लेकर, क्योंकि अनाउंस कब हुई थी, 21 अक्टूबर 2009, और हंगर स्ट्राइक शुरू कब से होने वाली थी, 29 नवंबर 2009 से हंगर स्ट्राइक शुरू होने वाली। कई कॉन्फ्रेंसेस किए, टीआरएस पार्टी ने कॉन्फ्रेंस बांटे, रैलीज किए, कल्चरल प्रोग्राम्स किए, लिटरेरी प्रोग्राम्स किए। अब सियासी जो माहौल था तेलंगाना में काफी सरगर्मा रहा था, और काफी लोग क्या है सो एक एक तरह के जज्बाती हो रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि अब केसीआर साहब तो हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो अभी काफी लोग जज्बाती अंदाज में भी कैसे काफी, मेरा सियासी माहौल काफी सरगर्मा चुका था। अब उसी वक्त पे काकतिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है जिसको काकतिया काकतिया विद्यार्थी गर्जना कहा जाता है, काकतिया स्टूडेंट्स को। अभी क्या था देखिए, जब जब भी किसी किस्म का एहतजाज चला तो स्टूडेंट्स कभी उससे अलहदा नहीं रहे किसी भी एहतजाज में। और जाहिर बात है, केसीआर साहब हंगर स्ट्राइक का ऐलान जब कर चुके, तो पूरे स्टूडेंट्स क्या है सो सियासी जो तब्दीलियां हो रही थी उसको काफी बारीकी से जांच रहे थे, हालात का जायजा ले रहे थे। और उसी टाइम पे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स स्टूडेंट्स ने किया, एम्प्लॉयज ने किया, और लोगों में क्या है सो एक जागृति पैदा करने की कोशिश की। आंध्रा के रूलर जिस तरीके से तेलंगाना की जो समाज को लूट रहे थे, नाइंसाफियां कर रहे थे, उन सब चीजों के ऊपर, क्योंकि अब एक बार हंगर स्ट्राइक नहीं, अब पूरी चीजें निकल के आती पीछे जो भी हुआ, वो ये हुआ, ऐसा हुआ, किसी ऐसा हंगर स्ट्राइक करने, ये सब चीजें फिर से एक बार नुमाया होना शुरू हो गई। अब तो ये डेट है, देखिए इस डेट को भी सवाल। फर्स्ट स्टूडेंट जो केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक के बाद सबसे पहली बार स्टूडेंट की मीटिंग, जो बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी, 22 नवंबर 2009। सवाल आपको किसी भी तरीके से आ सकते हैं, अपन खुद ही यानी स्टूडेंट अपने अपन खुद ही यानी उसको रिसर्च एंड क्या बोलते एग्जामिनेशन अपन ही कर लेना। तो 22 नवंबर 2009 काकतीय यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम हो रहा था। ओके, वहां पे केसीआर साहब गए और स्टूडेंट से मुखातिब किया, और स्टूडेंट से इल्तिजा की कि स्टूडेंट अपना रोल अदा करें अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम में, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी, मतलब एक तारीख की एक जरूरत है, तारीखी एतबार से ये सब चीजों की जरूरत है। और वहां पर अभी इस केसर साहब ने एक और कहना शुरू कर दिया कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा जब तक कि मैं अलहदा तेलंगाना रियासत को ना पालूं, और अपनी जो जो जद्दोजहद है, जो अपनी ये जंग है, उसको जब तक के खत्म ना कर लूं, यानी अलहदा तेलंगाना रियासत ना पालूं, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, ऐसा केसीआर साहब ने वहां पर इस स्टूडेंट्स की मीटिंग में 22 नवंबर 2009। क्यों? क्योंकि 29 नवंबर से तो हंगर स्ट्राइक शुरू होने वाली थी, और वहां पे उन्होंने फिर से वही कहा था कि केसीआर फ्यूनरल पोजीशन, या तो विक्ट्री मार्च, या तो हम हंगर स्ट्राइक जब शुरू होंगी या तो जीत का जश्न बनेंगे, या तो फिर मेरी जनाजे में शिरकत कर लीजिएगा। इस अंदाज में, काफी जज्बाती अंदाज में केसीआर साहब ने वहां पर भी क्या सो 22 नवंबर 2009 को इन्होंने मुखातिब किया था। उसके बाद हम उसके बाद क्या है सो काफी माहौल क्या है सो सरगर्मा गया था, स्टूडेंट्स पूरे एकजुट हो गए, और पूरे लोगों ने, पूरे स्टूडेंट्स ने केसीआर साहब का वहां पर साथ दिया था। अब उस्मान यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा उस्मान यूनिवर्सिटी ये हैदराबाद के का सेंटर है, हैदराबाद सेंट्रल प्लेस में, और यहाँ से कई सियासी रियासती सतह पर कई सियासी इकदाम उस्मान यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुए। तो इन हालात में उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे तेलंगाना से तमाम अजलाओं से स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। और तेलंगाना एजुटेशन ही नहीं, बल्कि इस यूनिवर्सिटी ने कई हिंदुस्तानी सतह पर भी जो भी इंकलाबात आए, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया था। अब ये, क्योंकि अब ये हालात तेलंगाना में जब चल रहे थे, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इनकी काफी लंबी तारीख है एक्चुअली, काफी एजुटेशंस, काफी मूवमेंट्स, काफी एहतजाज जिन्होंने किया लंबी, जब से 1918 में जब यूनिवर्सिटी बनी तब से 36 में वंदे मातरम मूवमेंट, ये सब चीजें हम पढ़ के आए पीछे। 1980 के बाद कुछ स्टूडेंट्स के इलेक्शंस के लेकर वहाँ पे कुछ कैंपस में बैन लग गया था, तो काफी सन्नाटा एक्टिविटीज में छाया हुआ था उस्मान यूनिवर्सिटी के अंदर खास तौर से। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी का जब मॉडल, जब चंद्रबाबू नायडू ने जब अमल में लेके आए, तो काफी तब्दीलियां देखने में मिली, खासतौर से तालीम के शोबे में। तो जब भी जैसा ही खत्म, यानी स्टूडेंट्स का जैसा ही तालीम खत्म होती थी, तो वो मुलाजिमत के जराए
तलाशना शुरू करते थे। लेकिन अब केसीआर साहब ने जैसे ही हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, थोड़ा सा अब तब्दीलियां उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चेंज हो गई थी। अब वो तब्दीलियां क्या थी देखिए। तो स्टूडेंट्स फिर से पिछले पन्ने पलटाने शुरू करे, क्योंकि 1969 के जो एजुकेशन चला उसमें भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी फेरिस्त अव्वल फेरिस्त में थी, यानी फ्रंट लाइन में थी। अब फिर से पुरानी पूरी तारीख इनको याद आ गई, जिस किस तरीके से 1956 में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है उसका वायलेशन हुआ था, किस तरह से तेलंगाना से नाइंसाफी हुई थी, और आंध्रा की जो सदारत में जो हुकूमतें चली किस तरीके से कैसे उन्होंने तेलंगाना रियासत के साथ नाइंसाफी की थी। तो उनको एक ही बात समझ में आ रही थी कि अब अलहदा तेलंगाना रियासत एक वाहिद सोल्यूशन हो सकता। अब इन हालात में हंगर स्ट्राइक, sinking their ideology differences of their forged a strong unity and announced their support to the hunger strike। अब 13 नवंबर 2009 की बात थी। हंगर स्ट्राइक के लिए कैसो पूरे उस्मान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने केसीआर साहब के हंगर स्ट्राइक के लिए अपनी कैसो सपोर्ट का अनाउंसमेंट वहां पे किया था। क्यों 13 नवंबर? हंगर स्ट्राइक कब अनाउंस हुई? 21 अक्टूबर 2009 को कैसो केसीआर साहब ने सिद्दीपेट के जो एम्प्लॉयज यूनियन की जो मीटिंग थी वहां पे हंगर स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया था। तो उस हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करते हुए उस्मान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 13 नवंबर 2009 को एक मीटिंग रखे, हम केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक का सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ हैं, ऐसा कहा। अब जैसा ही उनकी डेट क्या थी हंगर स्ट्राइक शुरू होने की? 29 नवंबर 2009। तो 28 नवंबर 2009 की रात में, यानी सुबह तो 29 नवंबर है, केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाएंगी। ओके, तो रात में क्या है सो पूरे स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक के सपोर्ट में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर कैंडल रैली की, मतलब पूरे रात का वक्त पूरे हाथ में मशाल लेके कैंडल लेके कैसो निकल रहे हैं। ओके, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हंगर स्ट्राइक सिद्दीपेट में होने वाली थी, तो 29 नवंबर को हंगर स्ट्राइक शुरू होने से पहले 28 नवंबर की रात, यानी सुबह हंगर स्ट्राइक शुरू होगी तो रात में इन्होंने कैंडल रैली निकाली थी। अब हंगर स्ट्राइक की तैयारी की के टीआरएस पार्टी ने किस तरीके से की वो देखते हैं। सिद्दीपेट के एम्प्लॉयज की मीटिंग में टीआरएस पार्टी ने और एम्प्लॉयज ने खुद डिमांड किया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करके हैदराबाद के फ्री जोन का मसला खत्म करें, हैदराबाद को सिक्स जोन में शामिल करें। लेकिन केंद्र की सरकार यानी मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को किसी किस्म का उनके पर असर नहीं हुआ, किसी किस्म का इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो बहरहाल फाइनली हंगर स्ट्राइक अनाउंस हो चुकी। तो 28 नवंबर 2009 को जेल जेल भरो प्रोग्राम, पूरे पूरे तेलंगाना की जो अवाम थी पूरे जेल भरो प्रोग्राम, यानी पूरा प्रोटेस्ट करो और जाहिर बात है पुलिस अरेस्ट करेंगी, तो जेल भरो प्रोग्राम इन्होंने मुनक्किद किया था 28 नवंबर 2009 को। और स्टूडेंट्स और दिगर जो नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी जमातें थी उन सब लोगों ने जेल भरो प्रोग्राम में इन्हें हिस्सा लिया। एम्प्लॉयज यूनियन यानी एम्प्लॉयज जो थे, क्योंकि वो तो जेल में नहीं जा सकते, क्योंकि एम्प्लॉयज कभी जेल में जा नहीं सकता, अगर चले भी गया तो फिर कानूनी कार्रवाई फिर उसका अलग अपना ये क्या कहेंगे सो कोड ऑफ कंडक्ट रहता। तो एम्प्लॉयज अपने ब्लैक बैज जैसे इन्हें काले जो क्या बोलते हैं उसको रिबन्स लगा के वो प्रोटेस्ट करते हुए ड्यूटीज को हाजिर हुए थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने किसी किस्म का असर नहीं पाया गया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर खास तौर से। अब इन हालात में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करके हैदराबाद को फ्री जोन से हटाकर सिक्स्थ जोन में शामिल करो, छोटी सी डिमांड, सरकार ने किसी किस्म का कैसो अपना जवाब नहीं दिया, किसी किस्म का असर नहीं हुआ। तो अब ये सोचे कि पूरे लोगों ने मिलकर ये फैसला कर लिया था, अब ये छोटी सी डिमांड हैदराबाद को फ्री जोन से निकाल कर सिक्स्थ जोन में डाल डाल दिया जाना चाहिए। छोटी सी डिमांड कह के लिए बालायदा तेलंगाना रियासत की बड़ी डिमांड ही हम करेंगे सरकार से, ऐसा वहां पे एक माहौल पैदा हो गया था। और कैसे कि नहीं हो, उस हालत में केसीआर साहब की जो हंगर स्ट्राइक वो भी अनाउंस हो चुकी, सब साथ मिलकर एक साथ मिलकर इस हंगर स्ट्राइक को कामयाब करेंगे और अलहदा तेलंगाना बड़ी डिमांड अलहदा तेलंगाना रियासत की डिमांड हम करेंगे। इस तरीके से हालात तेलंगाना में पैदा हुए थे। उसी वक्त म्यूनसिपालिटीज के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन टीआरएस पार्टी क्योंकि अलहदा तेलंगाना रियासत एक बहुत बड़ा मुहिम है, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, म्यूनसिपल इलेक्शन में हिस्सा लेके अपनी मुहिम को कमजोर क्यों करना, मतलब उसमें फिर से एक आप अलहदा फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बजाय इसके हंगर स्ट्राइक के ऊपर ही टीआरएस पार्टी लगी और उन्होंने कहा कि हम म्यूनसिपल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे।
तो इन हालात के चलते हुए टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना एजुटेशन जो भी जिस अंदाज में उस वक्त चल रहा था, ये हंगर स्ट्राइक अनाउंस हो चुकी, तो कई स्ट्राइक किए, कई प्रोटेस्ट किए जो भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई उसको लेकर। और अब यहाँ से सीरीज ऑफ प्रोग्राम चले। 23 नवंबर 2009, उनके 29 नवंबर से हंगर स्ट्राइक है। तो तमाम जो उस वक्त मजहब के बड़े बड़े लोग थे या तमाम मजहबों के लोगों से गुजारिश की गई थी कि आप दुआ करें अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। और जो 29 नवंबर से जो हंगर स्ट्राइक शुरू होने वाली थी, क्या ऑनरेबल केसीआर साहब की, उस स्ट्राइक को लेकर एक प्रेयर प्रोग्राम, यानी सब मिलके दुआ करेंगे। अ, मुस्लिम अपने अंदाज में दुआ करेंगे और हिंदू अपने अंदाज में जो भी पूजा विजा करेंगे उस। उसके बाद 24 नवंबर 2009, ओके, पूरे देहातों में क्या है सो वो बजाया गया, क्या बोलते हैं, जैसा पुराने जमाने में जो किसी चीज का जब ऐलान होता तो ड्रम बजाया जाता। तो इस तरीके से बजा के कैसे ऐलान किया गया कि 29 नवंबर से, यानी क्योंकि देहाती तौर पर, यानी हर सतह पर कैसे, देहात से लेके सिटीज से लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट अजलाई सतह पर यानी ऐलान करना था कि ये जो भी 29 नवंबर को जो भी हंगर स्ट्राइक थी, बहरहाल ड्रम बीटिंग प्रोग्राम टीआरएस ने मुनाकिद किया था उसी रात को, मतलब 24 नवंबर 2009 की रात को। दिन में तो ड्रम्स बजाए पूरे देहाती सतह पर, पूरे गांव में, और ऐलान किया गया कि 29 नवंबर से केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक है। फिर उसी रात को, ओके, मार्टी स्टूपा, यानी वही कैंडल रैली लेकर निकले सब लोग, हर जगह कैसे मुजस्सिमे रहते, शहीदों के मुजस्सिमे रहते, वहां पर पूरे लोग अवाम निकले, कैंडल रैली निकाली उसी रात में टीआरएस पार्टी के कारकुन की मदद से। उसके बाद 26 नवंबर 2009 स्टूडेंट्स ने अपने क्लासेस को बाइकआउट कर दिया, और रैलीज और वुमेन चेन, यानी पूरे एक एक स्टूडेंट पूरे एक एक हाथ पकड़ के एक चेन की तरह किलोमीटर तक पूरे स्टूडेंट्स की चेन इस तरीके से। और उसी टाइम पे टीआरएस पार्टी के जो कारकुन थे उन्होंने जो सैफ्रॉन रिलीजियस जो मार्क रहता वो अपनी पेशानी पे लगाकर, ओके, हंगर स्ट्राइक की तैयारियों में अपना कैसो वहां से शुरुआत उन्होंने की थी। फिर 28 नवंबर 2009, तो बुल्ला कार्ट्स यानी बैलबंडियों की और साइकिल की और मोटरसाइकिल की रैली हर जगह से निकालेगी, हर अजलाओं में, हर गांवों में, हर सिटी में, ये सब हुआ। फिर उसी टाइम पे क्योंकि 21 अक्टूबर 2009 को कैसे केसीआर साहब ने हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया था, तो केसीआर साहब इस बीच 21 अक्टूबर से के बाद 29 नवंबर के बीच में ये दिल्ली गए अपना डेलीगेशन लेके, अपोजिशन पार्टी के लीडर से और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने इल्तिजा की, अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी वो मिले और ताउन मांगा हंगर स्ट्राइक के लिए, या तो तेलंगाना रियासत दे दो या तो फिर हमारी हंगर स्ट्राइक में हमारा ताउन करो। केसीआर उस वक्त सोनिया गांधी से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, मनमोहन सिंह से, राष्ट्रपति से मिले, और उनको इत्तेला दी कि मैं हंगर स्ट्राइक पे जाने वाला हूँ, या तो तेलंगाना रियासत दे दो या तो फिर मेरी हंगर स्ट्राइक को आप सपोर्ट करें। ये इत्तेला उन्होंने वहां पर खुद मिलकर दी थी, और तमाम लोगों से उन्होंने ताउन मांगा था। दिल्ली से लेकर, गली से लेकर दिल्ली तक, ओके, जितने भी लोग थे गली के ने, छोटे तौर के लीडर से लेके दिल्ली के प्रेसिडेंट से, प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों से इन्हें ताउन मांगा था, सभी लोगों से हंगर स्ट्राइक के लिए केसीआर साहब ने ताउन मांगा था। उसके बाद अब क्योंकि हंगर स्ट्राइक कहाँ पे होने वाली थी, रंगाधाम पल्ली, ये कहाँ पर है, रंगाधाम पल्ली सिद्दीपेट, ओके। तो ये हाईवे पे वो छोटा सा इलाका है वहां पे, वहीं पर क्या है सो शहीदों का मुजस्सिमा तेलंगाना मार्टी स्तूपा कहा जाता है, वहीं पर तेलंगाना केसीआर साहब हंगर स्ट्राइक करने वाले थे। तो टीआरएस, अब क्योंकि वो सिद्दीपेट में आता, तो सिद्दीपेट के जो उस वक्त के जो जिले ही जिम्मेदार थे टीआरएस पार्टी के, वो लोग पूरा इंतजाम करेंगे, उनके इलाके में वो सब। तो टीआरएस पार्टी की डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग वहां पर ही हुई जहां पर ये रंगाधाम पल्ली सिद्दीपेट में, वहीं पर हुई जहां पे ये हंगर स्ट्राइक मुनक्किद होने वाली थी केसीआर साहब। तो उसके बाद अब जाहिर बात है, तो पुलिस क्या करेंगे, उतनी बड़ी अगर हंगर स्ट्राइक एक हो रही, तो जाहिर बात है पुलिस ब्लॉकेट करेंगे पूरे, वहां पे जो भी बैरिकेड्स लगाएंगे वो काम करेंगे। तो पुलिस ने क्या क्या देखा, तो तेलंगाना सिविल सोसाइटी पूरी, यानी तेलंगाना के पूरे जो लोग थे, समाज के जो लोग थे, मुख्तलिफ ऐसे जो लोग थे, वो सब एकजुट हो गए थे। और क्योंकि 29 नवंबर करीब आ रहा था, अब गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से तैयारियां कर रही थी हंगर स्ट्राइक को तोड़ा जाए। और सिद्दीपेट और जो आसपास के जो इलाके हैं, तो पूरा पुलिस कंट्रोल में ले लिया गया, पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और सिद्दीपेट और के आसपास पूरा बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि ज्यादा लोग दिगर इलाकों से, पूरे तेलंगाना से लोग वहां पर ना आ पाए, पूरा बैरिकेड्स लगा दिए गए।
और पुलिस ने क्या है सो परेड किया पूरे सिद्दीपेट में और चौतरफ के जो अतराफी इलाकों में, ताकि पुलिस का फोर्स वहां पे दिखे। बैरिकेड्स लगा दिए गए, थॉर्न फेंसिंग का मतलब वो जो रोलिंग जो लगा दी जाती कि कोई पार्क करके ना आ पाए, पूरे कांटे कुटे लगे हुए रहते उसमें वो सब। और पूरा पुलिस से भर गया था सिद्दीपेट और आसपास के इलाका, पूरे कर्फ्यू के जैसा माहौल पूरा सिद्दीपेट में। और पुलिस को क्या है सो एक खुला, क्या बोलते हैं, खुले तौर पर छूट दे दी गई थी कि आप किसी भी एतबार से हंगर स्ट्राइक को रोक दिए। ओके, बहरहाल तो बहरहाल इन हालात में पुलिस को खुली छूट दे दी गई थी कि वो इस हंगर स्ट्राइक को रोकने के लिए अपनी तरफ से इकदाम करें। और पूरी पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी। खुली छूट मिल चुकी थी और अपने तरीके से दांव पेच लगा रही थी, किसी तरीके से ज्यादा लोगों को रोक पाए। फेंसिंग लगा दिए, कांटों और थॉर्न फेंसिंग लगा दी गई, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा और हंगर स्ट्राइक तनाव ना आ पाए और हंगर स्ट्राइक सक्सेस ना हो, और किसी एतबार से लोग वहां पे जमा ना हो, से ज्यादा लोगों को रोकने की पुलिस वहां पे कोशिश कर रही थी। जाहिर बात है कि नवंबर का महीना काफी खुला इलाका है, काफी सर्दी होंगी, तो लोगों को खाने के लिए सही खाना भी नहीं मिल रहा। लेकिन इन हालात में भी तो क्या बोलते हैं, शदीद सर्दी, इन हालात में भी क्या है सो खाने का कोई इंतजाम नहीं, फिर भी जो कल्चरल जो एक्टिविटी यानी तहजीबी एतबार से जो आर्टिस्ट थे वो सब लोग जमा हुए। तेलंगाना के सपोर्टर्स वहां पे जमा हुए, जहाँ पे हंगर स्ट्राइक शुरू होने वाली थी वहां पे डयास लगा दिया गया था कुछ दिन पहले ही। तो वहाँ पूरे लोग जमा होके पूरे तेलंगाना की तहजीब और उसको उसके स्टेज शो करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। अभी 3 दिन बाकी थे हंगर स्ट्राइक के लिए, तो केसीआर साहब करीमनगर पहुंचे, नॉर्थ तेलंगाना भवन पे वो पहुंच चुके थे। जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस वहां पे पूरी बैरिकेड्स लगा के पुलिस पुलिस वहां पहुंच चुकी। और हंगर स्ट्राइक की तैयारियों के लिए केसीआर साहब वहां पहुंचे थे। सरकार भी अपनी तरीके से प्लान कर रही थी, अपनी एक मंसूबे के साथ थी कि ज्यादा से ज्यादा के सपोर्टर्स को रोका जाए। ओके, और केसीआर साहब को अरेस्ट करने के चक्कर में वो लोग थे। तो जब पार्टी के जब लीडर्स और दीगर जो लीडर्स को जब ये मालूम हुआ कि हंगर स्ट्राइक को रोकने की कोशिश में और पूरी मंसूबे के साथ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, और एक दिन पहले ही केसीआर ने 29 नवंबर 2009 को हंगर स्ट्राइक स्टार्ट होने वाले थी रंगानामपल्ली में। तो एक दिन पहले, इनके 3 दिन पहले ही केसीआर साहब करीमनगर पहुंच चुके। तेलंगाना, नॉर्थ तेलंगाना भवन जिसको कहा जाता, वहां पर अपने उन्होंने वहां पे अपना मुकाम लिया। अब जितने पुलिस के आला अहदेदार थे, एक दिन पहले ही केसीआर साहब को अरेस्ट करने की कैसे उन्होंने मनसूबा बना लिया था, ताकि हंगर स्ट्राइक स्टार्ट ना हो पाए। यानी 28 नवंबर को ही इनको अरेस्ट करने की ये पुलिस कैसे अपना मनसूबा बना चुकी थी। और पुलिस ने काफी कड़े इकदाम किए। एक 144 सेक्शन लगा दिया गया और पूरे करीमनगर में तकरीबन एक कर्फ्यू का माहौल। अब 28 नवंबर 2009 यानी 29 नवंबर सुबह कांग्रेस स्ट्राइक स्टार्ट होने वाली है। 28 नवंबर 2009 की आधी रात को ओके, पूरे पुलिस के आला अहदेदार तेलंगाना भवन पहुंच चुके, जहाँ पे केसीआर साहब थे वहां पर रुके हुए थे। तो केसीआर साहब को एक दिन पहले ही मिडनाइट में अरेस्ट करने की कोशिश की। जैसे ही तेलंगाना टीआरएस पार्टी के जब लीडर्स को ये पता चला कि पुलिस इस तरीके से इकदाम कर रही है, एक दिन पहले ही केसीआर साहब को अरेस्ट करने की क्या सो मुहिम बना चुकी है, तो जितने भी लोग वहां पर थे, पार्टी के लीडर्स और गैर सियासी तंजीम के जो लीडर्स थे, पूरे तेलंगाना भवन के पास जमा हो गए और ये ह्यूमन चेन उन्होंने बना ली। और पुलिस अपनी कार्रवाई कुछ नहीं कर सकी, काफी लोग वहां पर थे। तो केसीआर साहब को अरेस्ट करना, आला अहदेदार को आला जितने भी पुलिस के अहदेदार थे उनको ये लगा कि केसीआर साहब को अरेस्ट करना मुमकिन नहीं है। एक दिन पहले अरेस्ट करने का मंसूबा था, लेकिन वो पुलिस वहां पर फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग वहां पर थे उन्होंने धमकी दी थी, अगर केसीआर साहब को 28 नवंबर की आधी रात को ही पुलिस जब अरेस्ट करने के लिए पहुंची, तो उन्होंने धमकी दी थी, क्या 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 कहा था कि तमाम लोग मिलकर एक साथ सुसाइड कर लेंगे अगर केसीआर साहब को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से क्या सो लोगों ने केसीआर साहब को अरेस्ट होने से वहां पर बचाया था। लोग पूरे जमा होंगे तो पुलिस क्या कर सकती। तो बहरहाल उस मिडनाइट में काफी हंगामा चला, काफी ड्रामा चला, और तेलंगाना के सपोर्टर्स पुलिस के बीच में तकरीबन एक जंगी माहौल पैदा हो गया था। फाइनली पुलिस उस आधी रात को 28 नवंबर 2009 की आधी रात को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि अब कामयाबी थी ये तेलंगाना के लोगों की। अब पूरा तेलंगाना भवन और उस पर आसपास का इलाका और करीमनगर का तकरीबन इलाका जो नारे जो लोग मिलके लगाए, क्योंकि पुलिस नाकाम हो चुकी थी।
तो जियो केसीआर, केसीआर जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ केसीआर, इस तरीके से क्या है सो लोग नारे लगाना, पूरा इन नारों के साथ जियो केसीआर, लॉन्ग लाइफ केसीआर, इन नारों के साथ पूरा करीमनगर का जो समा था वो गूंज उठा था। और लोगों ने वहां पे ऐलान किया था कि हम अपनी जान दे देंगे अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए। ओके, जब तक कि तेलंगाना रियासत को नहीं पाएंगे हम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ओके, तो इस तरीके से बहरहाल वहां पे स्लोगन्स उठे, जय केसीआर, जियो केसीआर, लॉन्ग लाइफ केसीआर। पूरा करीमनगर जो था, पूरा आधी रात को जो आवाजें जो गूंजी, पूरा समा इन नारों के साथ कैसे गूंज उठा था। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से केसर साहब को अरेस्ट किया गया, वो क्या हालत है। सुबह की बात थी, उनके बारात तो गुजर चुकी है, अरेस्ट तो नहीं कर पाए। केसीआर साहब नॉर्थ तेलंगाना भवन से निकले 7:50 29 नवंबर 2009। सिद्दीपेट की जो रंगादाम पल्ली, जो हंगर स्ट्राइक का जो शहीदों का जो मुजस्सिमा था, वहां पर माटी स्टूपा जिसको कहा जाता, वहां पे पहुंचने के लिए 7:50 सुबह का वक्त। ओके, केसीआर साहब निकले वहां से नॉर्थ तेलंगाना भवन से। अब उनके साथ कौन कौन लोग थे? प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, कैप्टन लक्ष्मीकांत राव, नायनी नरसिम्हा रेड्डी, विजय रामाराव, राजయ్య यादव, ईटेला राजेंद्र राव, उनके फजल तारका रामाराव, लक्ष्मण राव, विद्यासागर राव, ये इंजीनियर थे जो खासतौर से आबपाशी के मसले पे जो काम किया करते थे, वो सब मिलकर। और तेलंगाना साहब तकरीबन 100 कार्स यानी 100 व्हीकल्स के साथ नॉर्थ तेलंगाना भवन से कैनवे लेकर केसर साहब निकले वहां से सिद्दीपेट पहुंचने के लिए, रंगादामपल्ली, जहां पर स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक शुरू होने वाली थी सुबह के 7:50। तो जैसे ही वो अलगनूरू क्रॉस रोड पे पहुंचे, ये करीमनगर है, करीमनगर से निकले आप, एक रास्ता वरंगल की तरफ जाता, एक रास्ता हैदराबाद की तरफ जाता, और ये हैदराबाद के रास्ते पर ही यहाँ पर सिद्दीपेट है। यहीं पर वो रंगादामपल्ली और शहीदों का मुजस्सिमा, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक होने वाली है। करीमनगर, ये करीमनगर है, करीमनगर से यहाँ निकले कुछ ही दूर के फासले पे, 2 किलोमीटर के फासले पर ही यहाँ पे अलगनूर का वो सेंटर था, क्रॉस रोड जिसको कहते हैं, थ्री थ्री क्रॉस रहते हैं। तो यहाँ पर जब केसीआर साहब पहुंचे तो पुलिस ने पूरे कारों को रोका, पूरे काफिले को रोका, और पूरे ग्रे हाउंड्स और रैपिड एक्शन फोर्स, जिस व्हीकल में, जिस कार में केसीआर साहब बैठे थे, उस व्हीकल को चारों तरफ से पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने, ग्रे हाउंड के पूरी जो कमांड थी उन सब लोगों ने मिलकर, और आला पुलिस के अहदेदार इन सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि 100 कारें थी, जिस कार में केसीआर साहब बैठे थे उस कार को इन्होंने घेर लिया था। अब पुलिस के आला अहदेदार केसीआर साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। जैसा ही ये बात केसीआर साहब ने सुनी, इमीडिएटली वो कार से उतरे और रोड पे बैठ गए, और वहां पे स्ट्राइक उन्होंने शुरू कर दी, धरना उन्होंने शुरू कर दिया। अब काफी आर्गुमेंट चले, जो बहस, जाहिर बात है कुछ बातचीत होंगी। ओके, तेलंगाना के जितने भी सपोर्टर्स थे, अब वो भी वहां पहुंच, हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस भी है, तो इन हालात में किसी तरह से जितने भी प्रोटेस्ट, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बिखरने में पुलिस कामयाब होगी। और वो व्हीकल जिसमें केसीआर साहब बैठे हुए थे, खैर वो उतर के बहरहाल फिर से केसीआर साहब को पुलिस ने गाड़ी में बिठाया, और फाइनली वहां से लेकर चले। जैसे ही ये कुछ ही सेकंड्स की, कुछ ही मिनटों की बात थी, जैसा कि न्यूज पहुंची, आग की तरह न्यूज फैल गई कि केसीआर साहब को अरेस्ट कर लिया गया, रंगादामपल्ली सिद्दीपेट पहुंचने नहीं दिया गया, हंगर स्ट्राइक से रोक दिया गया। तो पूरा जो तेलंगाना में आग की तरह ये खबर फैल चुकी थी। जैसे ही लोग न्यूज मिली कि केसीआर साहब को अरेस्ट कर लिया गया, तमाम लोग, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक, कोई भी एजेंडा, किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी भी गैर सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस, किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी कैस्ट से ताल्लुक रखते हो, पूरे 4 करोड़ तेलंगाना केसीआर साहब के साथ उस वक्त जुड़ गया था। अब हुआ क्या देखते, अब पूरे तेलंगाना में जहां जहां देखे वहां रास्ता रोको, प्रोटेस्ट, और लोगों ने किसी अंजाम का भी परवाह नहीं की। जाहिर बात है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। और हर जगह ट्रैफिक जाम, क्योंकि केसीआर साहब को अरेस्ट कर लिया गया था। पूरे हर जगह रोड्स पे क्या बोलते हैं, ब्लॉकेट, और हाई टेंशन, पूरा तेलंगाना में हाई टेंशन का माहौल। अब खास तौर से उस्मान यूनिवर्सिटी में जितने भी जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर जोशया, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनका मुजस्समा बनाकर जलाना शुरू कर दिया। मैंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दी। और कुछ ही मिनट की बात थी, जैसा ही पता चला कि केसीआर साहब को अरेस्ट कर लिया गया, पूरे स्टूडेंट्स आर्ट्स कॉलेज उस्मान यूनिवर्सिटी के सामने जमा हो गए, और पीसफुली वहां से रैली लेकिन एनसीसी गेट तक वो लोग निकले, यानी आर्ट्स कॉलेज से एनसीसी गेट कुछ फासले पे रहता, कुछ किलोमीटर के फासले पे रहता। तो वहां से ये लोग पीसफुली रैली लेके निकले।
तो स्टूडेंट्स की जैसे ही रैली निकली, पूरे पुलिस वहां पे आ गई। पूरी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को पुलिस ने घेर लिया और बिना किसी वार्निंग दिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। अब क्योंकि रैली में पूरी हुजूम में स्टूडेंट्स हैं, अब एक एक बच्चे को क्या सो स्टूडेंट पुलिस वाले रैली से बाहर निकाल रहे और उसको अलहदा करेंगे। अगर ग्रुप में रहे तो फिर वो मार सही नहीं पड़ती, लाठीचार्ज ये लोग सही कर नहीं पाएंगे। ओके, तो बहरहाल इस मंसूबे के साथ एक एक बच्चे को रैली से बाहर निकाल रहे और उनके ऊपर लाठी बरसाना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। और काफी बेरहमी से और बेदर्दी से पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को मारा। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट वॉज सिंगल आउट। रैली में हुजूम में स्टूडेंट, तो उसको खींच के बाहर निकाल रहे, फिर उसके बाद उसके पास लाठी बरसा रहे। तो इस तरीके से पुलिस ने बाद में बेचारा जब मार खाएगा तो जाहिर बात है जमीन पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस की जो लाठीचार्ज और जिस तरीके से पुलिस जो रैली निकालने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर जुल्म कर रही थी, तो उन चीज़ों को हमने काफ़ी तफसील से देखा। आगे भी इसको देखते हैं। क्योंकि जिस वक्त केसीआर साहब को अरेस्ट कर लिया गया था और खम्मम को मुंतकिल कर दिया गया था, तो इन हालात में तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से, तो बहरहाल पुलिस की जो जुल्म का था उसकी कोई इंतहा नहीं थी। बेदर्दी से कैसे स्टूडेंट्स के ऊपर वो लोग तशद्दुद कर रहे थे। और जब रैली निकली तो एक पूरे एक तरीके से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते रहे, तो उसमें से एक एक को स्टूडेंट्स को खींचा जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल आउट, एक एक बच्चे को रैली में खींचा जा रहा, फिर उसको मारा जा रहा। उसके बाद जब मैं जाहिर बात है भाई क्योंकि जब मार लगती तो आदमी थोड़ा सा, फिर उसके बाद जब उसको जूतों से मारा जा रहा, इस तरीके के हालात उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस वक्त पेश आ चुके थे। और काफी बेदर्दी से क्या है सो स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद किया पुलिस ने। एक तरीके से देखते हैं कि यूनिफॉर्म के अंदर जुल्म की इंतहा इस तरीके से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरा उस्मान यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था। कोई बाहर से ना अंदर आ सकता, ना अंदर से कोई बाहर जाता, तो पूरे ब्लॉकेट्स लगा दिए थे। और किसी किस्म से ना, क्या बोलते कोई राब्ता कायम करने का कोई जरिया नहीं था उस्मान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये हालत है। तो जब लाठीचार्ज हुआ, जब लोग मारा गया स्टूडेंट्स को, यहाँ देख सकते हैं आप। तो जो स्टूडेंट्स थे, तो काफी कुछ स्टूडेंट्स की तो हालत ये थी कि वो बेहोशी के आलम में चले गए थे, क्योंकि जब अपनी शिद्दत से जब पुलिस मारेगी जूतों से लाठी से, तो बहरहाल जब स्टूडेंट्स की हालत इतनी खराब होगी कि वो बेहोशी की हालत में चले गए, तो पुलिस ने मना कर दिया इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए, और एम्बुलेंस लाने के लिए भी कैसे पुलिस ने मना कर दिया। यानी पुलिस ये नहीं चाह रही थी कि जिस तकलीफ से बच्चे वहां पे मार लगने के बाद अनकॉन्शियस होके बेहोशी के आलम में चले गए, तो इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए पुलिस तैयार नहीं थी। इस तरीके से जालिमाना तरीके से कैसे पुलिस ने उस वक्त काम लिया। अब स्टूडेंट्स के पास, यानी जो स्टूडेंट्स थे उस्मान यूनिवर्सिटी, उनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं अपने दिफा का, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पुलिस के ऊपर स्टूडेंट्स ने पत्थरे बरसाए। तो ये हालात हुए, तो पुलिस ऑफिशियल्स, जब जाहिर बात है पुलिस भी अपना रद्द अमल करेगी, तो पुलिस ने तमाम स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था। जो जो मंजर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का उस वक्त था, तकरीबन जंगे मैदान की तरह कैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी दिख रहा था। और पूरे टीवी चैनल्स इसको, इन सब चीजों को कैसे लाइव लाइव कैसे उसका टेलीकास्ट कर रहे थे। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर जो यूनिवर्सिटी से, ऐसे वरंगल की काकतीय यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से निजामाबाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी, पालमूर यूनिवर्सिटी महबूब नगर, शातवाहना यूनिवर्सिटी करीमनगर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगोंडा, ये सब भी कैसे तकरीबन मैदान जंग बन चुकी थी। वहां पे भी इसी किस्म के हालात पैदा हो चुके थे और काफी जालिमाना तरीके से कैसे पुलिस तशद्दुद कर रही थी जो भी एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ। और उसी बीच जैसा कि हम जानते हैं, एलबी नगर क्रॉस रोड पे अम्बेडकर स्टैच्यू के पास श्रीकांत चारी, कासोजू श्रीकांत चारी, इन्होंने अपने आप पे कैसे पेट्रोल डाल के जला लिया था अपने आप को। और क्योंकि तेलंगाना के लिए इन्होंने ये कार्रवाई की थी। अब जिस वक्त खुद तो यानी आग की लपटें जब उनके जिस्म को जब पूरी तरीके से ये हो चुका था, उसके बाद इन्होंने जो आग की लपटें लगने के बाद भी ये जो नारे इनके मुंह से निकले वो ये थे, जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। ओके, और इन्होंने ये भी कहा कि अगर फिर से अगर जिंदगी होगी, अगर
तो मैं अपनी जिंदगी को फिर से एक बार तेलंगाना के लिए निछावर कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, ऐसा श्रीकांतचारी ने उस वक्त उस हालत में, जलती हुई हालत में भी उन्होंने ये कहा था। तो एक तरफ पुलिस का क्या है सो क्या बोलते हैं, शैतानी तरीके से या वैश्यानी तरीके से उस्मानी यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी, और दूसरी तरफ श्रीकांतचारी जो जलते हुए क्या बोलते हैं, झुलसते हुए दिखे लाइव टीवी के ऊपर, लाइव टेलीकास्ट हुआ, ये भी लाइव क्या है टीवी टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा था। तो जो तेलंगाना की पूरी जो आवाम थी, तो वो तो खाली हाथ धर के हाथ बंद के क्या बोलते हैं, एक तमाशा के तौर पे देख नहीं सकती थी। अब ये जाहिर बात है थोड़ा सा और तेजी बढ़ेगी एजुटेशन के अंदर, तो अब सब लोगों ने इंफिरादी तौर पे पूरे तेलंगाना के हर एक फर्द के ऐसो तेलंगाना के एजुटेशन में जो जिस अंदाज में उस वक्त हालात पैदा हो चुके थे, अपनी तरफ से एहतजाजी कामों के अंदर इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसी वक्त क्योंकि केसीआर साहब को अरेस्ट कर लिया गया था, तो राम रेड्डी एक एडवोकेट थे, इन्होंने हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला कि एहतजाज करना या हंगर स्ट्राइक करना, क्योंकि केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक को रोक दिया गया था, तो हंगर स्ट्राइक करना एक दस्तूरी हक है। तो दस्तूरी हक के मुताबिक केसीआर साहब अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, तो इनकी हंगर स्ट्राइक में रुकावट डालने की पुलिस ने और सरकार ने कोशिश की थी। उसके खिलाफ राम रेड्डी ने हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन RPIL दाखिल किया था। श्रीकांतचारी को क्योंकि काफी जख्मी हो चुके थे, अपने आप पे जो क्या आग लगा ली थी इन्होंने, काफी जख्मी हो चुके थे जलने की वजह से, झुलस चुके थे, तो इनको हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था। दूसरी तरफ केसीआर साहब को जिस वक्त अरेस्ट किया गया था, तो इनको पहले तो वरंगल मुंतकिल करने का सोचा गया, बाद में हैदराबाद मुंतकिल करने का सोचा गया, लेकिन इनको वरंगल मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि वहां पे एहतजाज प्रोटेस्ट लोगों की तरफ से कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की सोच के खिलाफ या बरक्स काफी लोगों ने क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियंस और आम जनता सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। खम्मम में तमाम लोग कैसे रोडों पर निकल गए, रास्तों पर निकल के आए, एहतजाज किया, रास्ता रोको किया, प्रोटेस्ट किया। तो उसी वक्त न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, CPI-ML, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक्चुअली ये वो सियासी जमात थी जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद कर रही थी, लेकिन ये सब हालात जब इन्होंने देखे, केसीआर साहब को जब अरेस्ट किया गया था, फिर खम्मम लाया गया, क्योंकि खम्मम में ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी CPI-ML इसका काफी जोर था। तो जिस तरीके से तेजी से सियासी हालात तेलंगाना में तब्दील हुए, और खासतौर से भी खम्मम डिस्ट्रिक्ट में केसीआर साहब को शिफ्ट करने के बाद खम्मम के जो हालात तब्दील हुए, आम आवाम और तमाम स्टूडेंट्स और तमाम एम्प्लॉइज यूनियन जब जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने लगी, इन सब चीजों को देखकर CPI-ML जो अब तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हामी भर रही थी, अब अलहदा तेलंगाना रियासत की ये सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई थी, और अलहदा तेलंगाना रियासत को कायम करने के लिए, अपना साथ देने के लिए, पार्टी, एक सियासी पार्टी के तौर पर अपना साथ देने के लिए CPI-ML न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसा अपना रवैया उन्होंने तब्दील कर दिया था, और अलहदा तेलंगाना रियासत की उन्होंने हामी भर दी। तो हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, स्ट्राइक्स चल रहे थे, तो जाहिर बात है खम्मम डिस्ट्रिक्ट पूरा, जहां बोले वहां रास्ता रोको, पूरे रोड रोड जाम हो गई, जहां बोले वहां रास्ता रोको चल रहा, प्रोटेस्ट चल रहा, धरना चल रहा। और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जितने भी लोग वहां पे, आम जनता या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी कैसे शामिल है, हाल होगी। 12 घंटे के बाद, क्योंकि काफी तरीके से तशद्दुद से या शिद्दत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे केसीआर साहब के अरेस्ट को लेकर, तो तकरीबन 12 घंटों के बाद, तकरीबन 12 आवर्स के बाद, क्योंकि कानूनी एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टम है, जब भी किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है कि क्यों अरेस्ट किया गया। तो श्री सी रामा मूर्ति, ये मजिस्ट्रेट थे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट थे, इनके घर पर ले जाके केसीआर साहब को वहां पर पेश किया गया, और इनके अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता। वन टाउन पुलिस स्टेशन में, खम्मम के वन टाउन पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर केस फाइल किया गया था, और उनका जो क्राइम नंबर था वो था 290/2009। FIR कापी मजिस्ट्रेट को भी दे दी गई थी कि किस वजह से अरेस्ट किया और सब, और उनके खिलाफ कई केसेस फाइल किए कर दिए गए थे, केसेस दर्ज कर दिए गए थे केसीआर साहब के खिलाफ, और इनके साथ 10 अदर दिगर लोगों के ऊपर भी कैसे केस फाइल कर दिया गया था। तो जो इन सब चीजों को देख के मजिस्ट्रेट ने केसीआर साहब को रिमांड में दे दिया, यानी सरकारी रिमांड में दे दिया। और इनके साथ जो दिगर लोग जिनको अरेस्ट किया गया था वो थे लक्ष्मीकांत राव, कैप्टन लक्ष्मीकांत राव, विजय रामा राव,
नायनी नरसिम्हा रेड्डी, राजయ్య यादव, सुब्बा राव, जे राम जोगा राव, पुट्टाला सोमैया और बट्टूला सोमैया, शंकर राव और राम बाबू, अब्दुल नाजी। ओके, इन सब लोगों को केसीआर साहब के अलावा इन सब लोगों को भी अरेस्ट करके इनके भी खिलाफ केस फाइल किया गया। केसीआर साहब के अरेस्ट करने के बाद भी केसीआर साहब ने जेल में अपनी हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। उसके बाद क्या हालात पेश आए देखते हैं। आगे के नेक्स्ट सेशन में हम इन सब चीजों को देखेंगे।